नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों, आप सुन रहे हैं खतरनाक पॉडकास्ट, जहां हर कहानी आपको डर, रहस्य और सिहरन की गहराइयों में ले जाती है। सबसे पहले एक बार फिर से दिल से धन्यवाद कि आप हमारे चैनल को इतना प्यार दे रहे हैं और सब्सक्राइब कर रहे हैं। और आज का खास शुक्रिया उन 5 दोस्तों के लिए जिन्होंने हमारे पिछले वीडियो पर शानदार कमेंट किया। पहला नाम है सरोज जी, नेपाल से। दूसरा नाम है प्रेम जायसवाल, बिहार से। तीसरा नाम है अतुल शर्मा, दिल्ली से। चौथा नाम है विजय पवार, महाराष्ट्र से। और 5वां नाम है हीरल पटेल, अहमदाबाद से। और जिनका नाम हम नहीं ले पाए उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका नाम अगले वीडियो में लिया जाए तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम और आप कहां से हैं ये जरूर लिखें। तो चलिए अब बिना वक्त गंवाए चलते हैं आज की उस रहस्यमयी और डरावनी कहानी की ओर। गांव की पुरानी हवाओं में एक अजीब सा बोझ था, मानो सदियों से कोई रहस्य अपने भीतर छिपाकर बैठा हो। मिट्टी के कच्चे घर जिनकी दीवारों में बारिश और धूप के निशान गहरे उतर चुके थे, कभी हंसी और चहल पहल से भरे होते थे, मगर अब यहाँ की शामें जैसे खुद अंधकार को आमंत्रित करती थीं। इस गांव का नाम था कचनापुर। ये गांव ऊंचे ऊंचे सागवान के पेड़ों और बांस के घेरों के बीच बसा हुआ था। आसपास खेत फैले हुए थे, लेकिन उन खेतों के पार घने और अंधेरे जंगल की एक ऐसी परत थी जिसे लोग मनहूस इलाका कहते थे। बच्चे वहां की तरफ देखने तक से डरते और बुजुर्ग अपने अनुभवों से भरी नजरों में चेतावनी की झलक डालते। अजय 20-22 साल का एक युवक इसी गांव में पला बढ़ा था। बचपन से ही उसका मन गांव के बाकी लड़कों से अलग था। बाकी लोग खेत, मवेशी और रोजमर्रा की छोटी खुशियों में उलझे रहते, मगर अजय का सपना बड़ा था। वह हमेशा कुछ ऐसा करना चाहता था जिससे उसका नाम पूरे इलाके में मशहूर हो जाए। लेकिन उस सपने के पीछे एक छुपी हुई हताशा भी थी, गरीबी, अपमान और अधूरी ख्वाहिशें। गांव में कई बार उसने सुना था कि जंगल के उस पार एक रहस्यमयी जगह है जिसे मणिकुंड कहा जाता है। बुजुर्गों का कहना था कि वहां कुछ ऐसा है जो इंसान को अनंत सुख या मौत दोनों में से एक दे सकता है, मगर ये बातें हमेशा अधूरी रह जाती। कोई साफ साफ नहीं बताता था कि असल में मणिकुंड है क्या। एक दोपहर जब बारिश थम चुकी थी और आसमान में नमी भरी हवा लटक रही थी, अजय गांव के पुराने स्कूल के खंडहर में गया। यह जगह अब सिर्फ बच्चों के खेलने का ठिकाना रह गई थी, मगर कभी यहाँ गांव के पंडित जी पढ़ाया करते थे। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग के धुंधले निशान थे और फर्श पर गिरे पत्ते चुपचाप सड़ रहे थे। अजय वहां किसी को ढूंढने नहीं, बल्कि अकेले बैठने और सोचने आया था। वह अक्सर यहाँ आकर अपनी नोटबुक में योजनाएं लिखता, मगर उस दिन जैसे भाग्य ने उसके हाथ में एक अनदेखी चाबी रख दी। स्कूल के एक टूटे अलमारी के पीछे उसे एक लकड़ी का छोटा सा संदूक मिला। संदूक पर जाले और धूल की मोटी परत जमी थी, मानो दशकों से किसी ने उसे छुआ तक न हो। अजय ने आसपास देखा, जगह पूरी तरह खाली थी। वह घुटनों के बल बैठा और संदूक का जंग लगा ताला धीरे धीरे खटखटाने लगा। कुछ ही प्रयासों में ताला टूटकर जमीन पर गिर पड़ा। ढक्कन खोलते ही एक अजीब सी गंध ने उसकी नाक में दस्तक दी, पुरानी, बासी और साथ ही कुछ मीठी सी। अंदर पुराने पीले पड़े कागजों का एक बंडल था, जिनमें से सबसे ऊपर एक मोटी चमड़े की जिल्द वाली किताब रखी थी। किताब पर मोटे अक्षरों में लिखा था, अगम रहस्य, अप्सरा साधना। अजय की आंखें चमक उठीं। उसने किताब को सावधानी से उठाया, जैसे कोई अनमोल खजाना हो। पन्ने पलटते ही उसे संस्कृत और हिंदी के मिले जुले अक्षर दिखाई दिए। शुरुआत में लिखा था कि यह साधना प्राचीन ऋषियों द्वारा रची गई थी, जिसमें अप्सराओं को बुलाने की विधि बताई गई है। अप्सरा वह स्वर्ग की अद्भुत स्त्रियां जो सौंदर्य और शक्ति का संगम होती हैं। किताब के अनुसार जो भी व्यक्ति सही समय और स्थान पर इस साधना को पूर्ण करता है, उसकी कोई भी इच्छा पूरी हो सकती है। लेकिन साथ ही नीचे एक चेतावनी भी लिखी थी, वचन लेते समय सोचो, क्योंकि जो लिया है उसे लौटाना भी पड़ सकता है, कभी कभी अपने प्राणों से। अजय ने पढ़ना जारी रखा। कई पन्नों के बाद एक नक्शा बना था, जिसमें गांव के बाहर का जंगल और उसके पार एक गोल जलाशय का चित्र था। यही था मणिकुंड।
किताब के अनुसार यह जलाशय स्वर्गलोक और पृथ्वीलोक के बीच की एक द्वार सीमा है, जहां समय और स्थान के नियम बदल जाते हैं। साधना के लिए अमावस्या की रात ठीक मध्य रात्रि में वहां पहुंचना आवश्यक था। अजय के दिल में एक अजीब सी हलचल मच गई। ये वही मौका था जिसका वह हमेशा इंतजार करता रहा, अपनी किस्मत बदलने का मौका। उसने नक्शा ध्यान से देखा और रास्ता याद करने की कोशिश की, मगर उसी समय उसे बाहर से सरसराहट की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई पेड़ के पत्तों को खामोशी से हिला रहा हो। उसने खिड़की से बाहर झांका, मगर वहां सिर्फ धुंध और नमी थी। शायद उसका मन उसे भ्रम दे रहा था। अगले कुछ दिनों तक अजय किताब का हर शब्द पढ़ता रहा। वह साधना के मंत्र, विधि और समय याद करने लगा। किताब में बताया गया था कि साधना के दौरान साधक को किसी भी आवाज, छाया या आहट पर प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए, चाहे वह कितनी भी भयानक क्यों न हो। यह भी लिखा था कि साधना पूरी होने के बाद अप्सरा खुद प्रकट होगी और एक वचन मांगेगी जो कभी भी टाला नहीं जा सकता। जैसे जैसे अमावस्या की रात करीब आती गई, अजय के भीतर उत्साह और डर का अजीब मिश्रण पनपता गया। गांव में लोग उसकी आंखों में बदलाव देखने लगे थे। पहले जो लड़का हंसते बोलते घूमता था, अब अक्सर अकेला और खामोश दिखने लगा। एक दिन उसका बचपन का दोस्त राकेश उससे बोला, अरे अजय, तू ठीक तो है? तेरे चेहरे पर जैसे परछाइयां बस गई हैं। अजय ने मुस्कुराकर टाल दिया, कुछ नहीं, बस सोच रहा हूं। बड़ी बातें सोचने वाले को थोड़ा अकेलापन तो चाहिए। लेकिन सच्चाई यह थी कि अब उसका हर विचार मणिकुंड के चारों ओर घूम रहा था। जंगल के उस पार जाने का ख्याल आते ही उसके रोंगटे खड़े हो जाते। फिर भी भीतर से एक अदृश्य ताकत उसे वहां खींच रही थी। अमावस्या से एक दिन पहले अजय ने सारी तैयारी कर ली। उसने एक लालटेन, कुछ सूखी लकड़ियां, पानी की बोतल और किताब में बताई गई कुछ वस्तुएं, हल्दी, चंदन और एक छोटा सा तांबे का कलश अपने थैले में रखी। रात को उसने आसमान की ओर देखा। बादल घिरे हुए थे और चांद की रोशनी धुंधली थी। हवा में नमी और ठंडक थी, जैसे कोई बड़ी घटना होने वाली हो। उस रात वह सो नहीं पाया। उसके मन में केवल एक ही विचार गूंज रहा था, कल मेरी किस्मत बदल जाएगी, चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े। अमावस्या की शाम ढलते ही अजय के भीतर एक बेचैनी उतरने लगी। गांव की गलियों में घुप अंधेरा छा चुका था। घरों के किवाड़ बंद हो रहे थे। चौपाल पर बैठे बूढ़े अपने अपने घरों को लौट चुके थे। कहीं कहीं मिट्टी के दियों की हल्की सी रोशनी टिमटिमा रही थी, लेकिन वह भी रात की गहराई में दब सी गई थी। अजय ने अपना छोटा सा थैला कंधे पर डाला, लालटेन जलाकर उसमें रखी और चुपचाप घर के पिछवाड़े से निकल पड़ा। उसने जानबूझकर मुख्य रास्ता नहीं लिया, क्योंकि अगर किसी ने देख लिया तो सवालों की बौछार हो जाती। गांव के किनारे एक संकरा पगडंडी जैसा रास्ता था, जो धीरे धीरे खेतों से होते हुए घने जंगल की तरफ बढ़ता था। जैसे ही अजय उस रास्ते पर कदम रखता है, एक अजीब सी ठंडक उसकी गर्दन से होकर रीढ़ तक उतर जाती है। यह ठंड सिर्फ मौसम की नहीं थी, यह उस जगह की थी जो सदियों से इंसानी चहल पहल से दूर थी। हवा में नमी इतनी थी कि सांस लेना भारी लग रहा था। कहीं दूर से उल्लू की कराह जैसी आवाज आती, फिर अचानक सब कुछ खामोश हो जाता। अजय का दिल धड़क रहा था, लेकिन उसके कदम रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। जैसे जैसे वह जंगल की ओर बढ़ा, चांद की रोशनी और धुंधली होती गई। ऊपर पेड़ों की शाखाएं इतनी घनी थीं कि आसमान का एक टुकड़ा भी साफ नजर नहीं आता था। हर कुछ कदम पर जमीन पर गिरे पत्तों की चरमराहट सुनाई देती और अजय को लगता कि कोई उसके पीछे चल रहा है। वह बार बार मुड़कर देखता, लेकिन हर बार उसे सिर्फ काले साए और अंधेरा दिखाई देता। फिर भी उसके भीतर एक जिद थी, नक्शे में दिखाए रास्ते को पूरा करना है, चाहे जो भी हो। जंगल में प्रवेश करते ही माहौल और बदल गया। मिट्टी की जगह अब गीली, दलदली जमीन थी, जिसमें पैर रखने पर हल्की सी चपचपाहट की आवाज आती थी। कई बार उसका पैर फिसलने के करीब आ गया, लेकिन उसने संतुलन बनाए रखा। पेड़ों के तनों पर काई और बेलें लिपटी हुई थीं, जो एक अजीब गंधाती नमी फैला रही थीं। कहीं कहीं से पानी की बूंदें टपकती और उनकी गिरने की आवाज इतनी साफ सुनाई देती जैसे कोई पास में खड़ा हो। काफी देर चलने के बाद अजय को एक पुराना जर्जर लकड़ी का पुल दिखाई दिया।
पुल के नीचे कोई गहरा नाला था जिसमें पानी बह रहा था, लेकिन पानी का रंग काला था और उसकी सतह पर हल्की सी धुंध तैर रही थी। लकड़ी के तख्ते इतने सड़े हुए थे कि हर कदम पर वे कराहते जैसे टूटकर नीचे गिरने वाले हों। अजय ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे कदम बढ़ाए। पुल के बीच में पहुंचते ही उसे लगा जैसे किसी ने उसकी टखने को हल्के से छुआ हो। उसने नीचे झांक कर देखा, लेकिन धुंध के सिवा कुछ नहीं था। पुल पार करने के बाद रास्ता और भी संकरा हो गया। अब दोनों तरफ कंटीली झाड़ियां थीं, जिनमें हवा के साथ हल्की सरसराहट हो रही थी। यह आवाज किसी फुसफुसाहट जैसी लग रही थी, मानो कोई अनजानी भाषा में धीमे धीमे बातें कर रहा हो। अजय ने लालटेन को ऊंचा उठाकर देखने की कोशिश की, लेकिन रोशनी वहां तक नहीं पहुंच रही थी। कुछ पल के लिए उसके मन में वापस लौटने का विचार आया, मगर अगले ही क्षण उसे मणिकुंड का ख्याल आया। वह जलाशय जिसके बारे में किताब में लिखा था कि यह किसी भी इच्छा की चाबी है। यही ख्याल उसके कदमों में फिर से जान डाल देता। रात का अंधेरा अब इतना गाढ़ा हो चुका था कि उसकी लालटेन की लौ भी कमजोर लगने लगी। हवा तेज हो रही थी और उसके साथ पेड़ों की शाखाएं अजीब तरह से हिल रही थीं, जैसे किसी अदृश्य ताल पर झूम रही हों। अचानक बाईं तरफ से एक टूटी हुई घंटी की टन टन सुनाई दी। अजय ठिठक गया। वह आवाज इतनी अप्रत्याशित थी कि उसका शरीर ठंडा पड़ गया। घंटी के बाद कुछ कदमों की आवाज आई, भारी, धीमे और गीली जमीन पर दबती हुई। अजय ने सांस रोककर सुना, लेकिन अगले ही पल सब कुछ फिर से खामोश हो गया। आगे बढ़ते हुए वह एक खुले हिस्से में पहुंचा, जहां पेड़ कुछ दूर दूर खड़े थे और बीच में एक पत्थर का गोल चबूतरा था। चबूतरे पर कई और सफेद फफूंदी जमी हुई थी। बीच में एक टूटा हुआ दीपक रखा था, जिसके पास कुछ सूखे फूल और राख पड़ी थी। अजय ने समझ लिया कि यह किसी पुरानी पूजा का स्थान रहा होगा। उसने कदम आगे बढ़ाए, लेकिन तभी उसके कानों में एक धीमी खींची हुई सांस की आवाज आई, जैसे कोई ठीक उसके पीछे खड़ा हो। उसने धीरे धीरे गर्दन घुमाई, लेकिन वहां कुछ नहीं था, सिर्फ पेड़ों की लंबी परछाइयां और अंधेरा। अब उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ चुकी थी, लेकिन वह वापस लौटने का सोच भी नहीं पा रहा था। मणिकुंड तक का रास्ता अब शायद ज्यादा दूर नहीं था। किताब के नक्शे के अनुसार इस चबूतरे के बाद एक और पगडंडी जाएगी, जो सीधे जलाशय तक पहुंचाती है। उसने लालटेन की पकड़ कस ली और आगे बढ़ गया। जंगल के इस हिस्से में हवा और ठंडी थी और हर सांस के साथ उसके फेफड़ों में जैसे बर्फ उतर रही थी। अचानक उसके पैरों के पास से कुछ भागा, एक काली परछाई जो इंसान से छोटी थी, लेकिन इंसानी चाल जैसी थी। अजय ने उसे देखने की कोशिश की, मगर वह इतनी तेजी से झाड़ियों में गायब हो गई कि उसके पास सिर्फ सरसराहट और दिल की तेज धड़कन बची। धीरे धीरे पगडंडी ने उसे एक ढलान पर पहुंचा दिया। नीचे से हल्की सी चमक आ रही थी, पानी पर चांदनी की नहीं बल्कि किसी अंदरूनी रोशनी की। अजय के दिल की धड़कन और तेज हो गई। यह वही जगह थी जिसे वह ढूंढ रहा था, मगर साथ ही यह वही जगह भी थी जिसे गांव वाले मनहूस इलाका कहकर टालते थे। वह ढलान से नीचे उतरने लगा और हर कदम पर हवा में नमी और अजीब सी महक गाढ़ी होती गई, जैसे किसी ने फूल और खून को एक साथ मिला दिया हो। वह अब मणिकुंड के किनारे पहुंचने ही वाला था और उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जो चीज उसका इंतजार कर रही थी वह सिर्फ उसकी किस्मत बदलने नहीं बल्कि उसकी जान लेने भी आ सकती थी। ढलान पर पैर रखते ही अजय को ऐसा लगा मानो वह किसी और ही दुनिया में उतर रहा हो। ऊपर जंगल का घना अंधेरा था, लेकिन नीचे की तरफ एक अजीब सी नीली हरी रोशनी फैली हुई थी, जो किसी दीपक या मशाल से नहीं बल्कि खुद जमीन और पानी से निकल रही थी। जैसे जैसे वह नीचे उतरता गया, हवा की महक बदलने लगी। यह महक फूलों जैसी मीठी थी, लेकिन उसमें सड़न की हल्की सी गंध भी मिली हुई थी, जो गले तक चिपक जाती थी। उसकी सांसें भारी हो रही थीं, मगर आंखें सामने फैले उस नजारे से हटने का नाम नहीं ले रही थीं। नीचे पहुंचते ही उसके सामने मणिकुंड का पूरा रूप खुला। यह गोलाकार जलाशय था, जिसकी परिधि 50-60 कदम से कम नहीं थी। किनारों पर काले पत्थरों की एक मोटी दीवार बनी थी, जो आधी काई और जंगली बेलों से ढकी हुई थी। पानी स्थिर था, लेकिन सतह पर हल्की हल्की लहरें खुद ब खुद बन रही थीं, मानो किसी ने अदृश्य हाथ से उन्हें छेड़ा हो।
ऊपर आसमान का एक टुकड़ा इस पानी में साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन उसमें चांद या तारे नहीं, बल्कि एक धुंधली हल्की सी सुनहरी रोशनी तैर रही थी, जो किसी जाल की तरह हर लहर के साथ बदलती रहती। अजय ने धीरे से अपना थैला किनारे पर रखा और लालटेन को पास रखकर पानी की तरफ झुका। जैसे ही उसने सतह में झांका, उसे अपना ही चेहरा दिखाई दिया, लेकिन उसके चेहरे की आंखें बिल्कुल अलग थीं। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी, और होंठों पर हल्की रहस्यमयी मुस्कान थी जो उसने खुद नहीं दी थी। उसने पलक झपकाई और उसी पल पानी में उसकी परछाई हिलने लगी, जैसे वह जिंदा हो। अचानक उसके बगल में पानी में एक दूसरी परछाई उभर आई, लंबी बालों वाली एक स्त्री, जिसके बाल पानी में डूबकर लहरों की तरह फैल रहे थे। उसका चेहरा धीरे धीरे साफ होने लगा। वह बेहद सुंदर थी, लेकिन उसकी सुंदरता में कुछ ऐसा था जो डर पैदा करता था, जैसे किसी ने सोने में जहर मिला दिया हो। उसकी आंखें गहरी और बड़ी थीं, लेकिन उनमें कोई पुतली नहीं, सिर्फ एक सफेद धुंध थी। उसके होंठ हल्के हल्के हिल रहे थे, लेकिन कोई आवाज नहीं निकल रही थी। अजय ने घबराकर पीछे हटने की कोशिश की, मगर पैर मानो जमीन से चिपक गए हों। वह बस पानी की तरफ देखता रहा। फिर वह चेहरा अचानक बदलने लगा। गुलाबी गालों और लाल होंठों वाला चेहरा अब धूसर और सड़ा हुआ दिखने लगा। त्वचा पर दरारें और काले धब्बे उभर आए और आंखों के खाली गड्ढों से काले पानी की धार बहने लगी। उसके होंठ अब चौड़े होकर कानों तक फट गए थे और बीच से नुकीले छोटे छोटे दांत झांक रहे थे। तभी पानी की सतह से हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई सांस अंदर खींच रहा हो। अजय को लगा कि यह आवाज उसके बिल्कुल पास से आ रही है, जबकि वह अब भी पानी से कुछ कदम दूर था। उसकी रीढ़ में ठंडी लहर दौड़ गई। उसने हिम्मत जुटाकर लालटेन को थोड़ा आगे किया, लेकिन रोशनी पानी के भीतर घुसते ही जैसे निगल ली गई। कोई परछाई नहीं, कोई चेहरा नहीं, बस काले गहरे पानी की सतह, जिसमें उसकी खुद की थकी और भयभीत शक्ल लौट कर आ रही थी। लेकिन जैसे ही वह पीछे हटने के लिए मुड़ा, उसके कान में एक बेहद धीमी खिंची हुई फुसफुसाहट गूंजी। तुमने मुझे बुलाया? उसने तुरंत चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। हवा तक बंद हो चुकी थी, जैसे जंगल ने सांस लेना छोड़ दिया हो। उसके भीतर डर और जिज्ञासा अब एक साथ पनप रहे थे। किताब में लिखा था कि पहला संकेत यही होगा, मणिकुंड में पानी का रूप बदलना और किसी अदृश्य उपस्थिति का एहसास होना। लेकिन किताब ने यह नहीं बताया था कि इस संकेत के साथ इतने गहरे हड्डी तक सिहराने वाले डर का सामना करना पड़ेगा। अजय ने लालटेन उठाई और एक बार फिर पानी में झांकने की कोशिश की, लेकिन इस बार सतह बिल्कुल शांत थी, जैसे कुछ हुआ ही न हो। सिर्फ ऊपर का अंधेरा और पानी की नमी से उठती ठंडी भाप। मगर उसके दिल की धड़कन अब भी तेज थी और कानों में वही वाक्य गूंज रहा था, तुमने मुझे बुलाया। उसने गहरी सांस ली और ठान लिया कि अब वह पीछे नहीं हटेगा। यह तो बस शुरुआत थी। रात अब अपने सबसे गहरे रूप में आ चुकी थी। आकाश में चांद का नामो निशान नहीं था और तारे भी जैसे बादलों के पीछे छिप गए थे। चारों तरफ एक ऐसा अंधेरा फैला था जिसमें अपनी ही हथेली देखना मुश्किल था। मणिकुंड के पानी से उठती हल्की नीली सी चमक ही एकमात्र प्रकाश थी, जो आसपास के पत्थरों और बेलों पर भूतियां परछाइयां डाल रही थी। हवा पूरी तरह स्थिर थी, लेकिन फिर भी एक नमी और ठंडक उसके चारों ओर चिपकी हुई थी, जैसे जंगल ने उसे अपने भीतर कैद कर लिया हो। अजय ने थैला खोला और किताब में बताए अनुसार एक एक वस्तु निकालकर अपने पास रखी। लालटेन, तांबे का छोटा कलश, हल्दी, चंदन, कुछ लाल फूल और एक सफेद कपड़ा। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह अकेला है। मगर उस सन्नाटे में उसे बार बार लगता कि पेड़ों की परछाइयों में कोई खड़ा है, कोई जो उसकी हर हरकत को देख रहा है। वह यह भी समझ रहा था कि यह सिर्फ कल्पना नहीं, बल्कि इस जगह का स्वभाव है। जो भी यहाँ आता है वह कभी सच और कल्पना में फर्क नहीं कर पाता। उसने एक बड़ा पत्थर चुना और उस पर सफेद कपड़ा बिछाया। फिर उसने किताब के पन्नों को ध्यान से पढ़ते हुए एक गोलाकार आकृति बनाने की तैयारी शुरू की। चंदन से उसने जमीन पर एक बड़ा गोला खींचा, फिर उसके अंदर हल्दी से मंत्र चिन्ह बनाए। चिन्ह पूरे होते ही उसे लगा जैसे जमीन के नीचे से हल्की सी कंपन उठी हो
मानो किसी ने उस जगह के सोए हुए हिस्से को जगा दिया हो। उसके बाद वह तांबे का कलश पानी से भरने के लिए मणिकुंड के पास गया। पानी की सतह पर इस समय कोई परछाई नहीं थी, लेकिन जैसे ही उसने कलश डुबोया उसे महसूस हुआ कि पानी सामान्य नहीं है। वह ठंडा था, पर यह ठंड हवा की तरह बाहर से नहीं बल्कि किसी गहरे खालीपन से आ रही थी। कलश भरते समय उसे लगा कि पानी की गहराई से कोई उसकी हथेली को हल्के से पकड़ रहा है। उसने झटके से हाथ खींच लिया, लेकिन कलश भर चुका था। वह वापस चबूतरे जैसी जगह पर लौटा और कलश को गोलाकार आकृति के बीच रखा। अब मंत्रोच्चार का समय था। किताब के अनुसार साधना की शुरुआत 3 गहरी सांसें लेकर और मन को पूर्णतः स्थिर करके करनी थी। अजय ने आंखें बंद की और 3 बार लंबी धीमी सांस ली। फिर उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया। शब्द पुराने थे, संस्कृत और किसी अज्ञात भाषा का मिश्रण। हर उच्चारण के साथ उसकी आवाज का कंपन उसके कानों में अजीब सा गूंजने लगा। ऐसा लगता था जैसे आसपास का जंगल भी मंत्र के साथ सांस ले रहा हो। जैसे जैसे मंत्र आगे बढ़ते गए, हवा का तापमान और गिरने लगा। पहले तो यह ठंड उसकी त्वचा तक थी, फिर धीरे धीरे हड्डियों में उतर गई। उसकी सांस से धुआं निकलने लगा, जबकि यह गर्मियों का मौसम था। लाल फूलों की खुशबू जो उसने पास रखी थी अब किसी दूसरी गंध में बदलने लगी, मीठी लेकिन सड़ी हुई, जैसे किसी पुराने शव पर चढ़ाए गए फूल हों। फिर अचानक दूर से एक धीमी खींची हुई आवाज सुनाई दी। कोई बोल नहीं रहा था, बल्कि कराह रहा था, मानो किसी की सांस टूटी टूटी चल रही हो। अजय ने आंखें नहीं खोली। किताब में साफ लिखा था कि साधना के बीच में किसी भी तरह की आवाज, स्पर्श या दृश्य पर ध्यान नहीं देना है, वरना प्रक्रिया टूट जाएगी और परिणाम भयानक हो सकते हैं। वह मंत्र पढ़ता रहा, लेकिन उसकी आवाज अब थोड़ी कांपने लगी थी। करीब आधे घंटे तक लगातार मंत्र पढ़ने के बाद उसे महसूस हुआ कि आसपास की जमीन हल्की हल्की कांप रही है। मणिकुंड का पानी अब शांत नहीं था। लहरें अपने आप बन रही थीं और उनमें से नीली हरी रोशनी और तेज हो रही थी। उसने किताब में पढ़ा था कि यह अप्सरा के प्रकट होने का पहला चरण है, जब पानी साधक की शक्ति को पहचान कर प्रतिक्रिया देता है। अचानक उसकी पीठ के पीछे से ठंडी हवा का एक झोंका आया, जबकि जंगल पूरी तरह बंद था। यह हवा न सिर्फ ठंडी थी, बल्कि उसमें एक हल्की सी फुसफुसाहट भी थी, जो शब्दों में साफ नहीं थी, लेकिन उसकी धड़कन को और तेज कर रही थी। लालटेन की लौ अब इतनी धीमी हो चुकी थी कि किसी भी पल बुझ सकती थी। मंत्र का आखिरी हिस्सा सबसे कठिन था। इसमें आवाज को धीमा करके लगभग फुसफुसाहट की तरह बोलना था। अजय ने जैसे ही यह हिस्सा शुरू किया, मणिकुंड का पानी अचानक उबलने जैसा लगने लगा, लेकिन उसमें कोई आवाज नहीं थी। बस बुलबुले उठ रहे थे और नीली हरी चमक अब लगभग आंखों को चुभने लगी थी। फिर बिना किसी चेतावनी के उसके ठीक सामने पानी के बीचों बीच एक आकृति उभरने लगी, पहले धुंधली, फिर धीरे धीरे साफ होती हुई। यह एक स्त्री की आकृति थी। उसके बाल पानी में फैले थे और वह स्थिर खड़ी थी, जैसे किसी दूसरी दुनिया से यहाँ आई हो। अजय ने मंत्र खत्म किया और उसी क्षण उस स्त्री की आंखें खुली। वे आंखें न तो पूरी तरह इंसानी थीं, न ही पूरी तरह अलौकिक। उनमें एक ऐसा खिंचाव था कि अजय चाहकर भी नजर नहीं हटा पाया। और फिर एक मधुर लेकिन गहराई में अजीब सी भयावहता लिए आवाज आई, तुमने मुझे बुलाया। मणिकुंड के पानी के बीच खड़ी वह आकृति अब धीरे धीरे स्पष्ट हो रही थी। शुरुआत में उसका आकार धुंध और पानी की चमक के बीच धुंधला था, लेकिन हर क्षण वह जैसे और निखरती जा रही थी। अजय की आंखें उसके रूप से हट ही नहीं पा रही थीं। वह जितना उसे देखता उतना उसमें खोता चला जाता। उसके लंबे रेशमी काले बाल पानी में ऐसे फैले थे मानो रात का अंधेरा खुद उनसे चिपक कर बह रहा हो। बालों पर मणिकुंड की नीली हरी रोशनी पड़कर उन्हें किसी रहस्यमयी धातु की चमक दे रही थी। उसका चेहरा इतना सुंदर था कि पहली नजर में यह तय करना असंभव था कि वह इंसानी है या किसी स्वप्न की उपज। उसकी त्वचा दूध जैसी उजली थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी चमक थी, जैसे चांदनी को मोम में पिघलाकर उसके शरीर पर चढ़ा दिया गया हो। उसकी आंखें, वे अजय के दिल की धड़कन का असली कारण थीं। वे बड़ी और गहरी थीं, इतनी गहरी कि उनमें झांकते ही लगता था जैसे कोई अंधा कुआं हो
जिसमें डूबकर इंसान खुद को भूल जाए। उनकी पुतलियां हल्की सुनहरी थीं, लेकिन भीतर एक तैरती सी सफेद धुंध भी थी जो हर बार उसकी नजर से मिलने पर आकार बदलती थी। ऐसा लगता था कि वे आंखें सिर्फ देखती नहीं, बल्कि आत्मा के भीतर तक उतरकर उसके सबसे गहरे राज पढ़ लेती है। उसके होंठ हल्के हल्के हिल रहे थे, लेकिन अब कोई शब्द नहीं निकल रहा था। वह बस मुस्कुरा रही थी, और उसकी मुस्कान में एक अजीब सा खिंचाव था, न पूरी तरह गर्मजोशी, न पूरी तरह ठंडापन। जैसे किसी शिकारी की मुस्कान होती है जो अपने शिकार को पास खींचने के लिए सबसे पहले उसे सुरक्षित महसूस कराता है। उसकी गर्दन लंबी और पतली थी, और उस पर बारीक पानी की बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थीं। अजय खुद को एक पल के लिए भूल गया। उसके भीतर का डर अब एक अजीब सा मोह बन चुका था। वह जानता था कि यह कोई साधारण स्त्री नहीं, बल्कि वही अप्सरा है जिसे उसने मंत्रों के माध्यम से बुलाया है। मगर उसके सामने खड़े होकर यह समझ पाना मुश्किल था कि इस रूप के पीछे क्या छिपा है। हर बार जब वह उसकी आंखों में देखता, उसे ऐसा लगता मानो वह किसी और जगह खींचता जा रहा हो, एक ऐसी जगह जहां समय और वास्तविकता का कोई अर्थ नहीं, बस उसका और इस रहस्यमयी स्त्री का अस्तित्व हो। लेकिन उसी आकर्षण के बीच कुछ पल ऐसे भी थे जब उसकी मुस्कान में एक क्षणिक बदलाव आता। उसकी आंखें अचानक गहरी काली हो जाती, और उसके गालों के किनारे से त्वचा पर हल्की सी दरार दिखाई देती, जैसे कोई अदृश्य छाया भीतर से उसे तोड़ रही हो। यह बदलाव इतना तेज होता कि अजय यकीन ही नहीं कर पाता कि उसने सच में देखा या यह उसका भ्रम था। वह पानी पर चलती हुई बिना किसी लहर के किनारे के करीब आने लगी। उसके पांव पानी में नहीं डूब रहे थे, मानो सतह खुद उसे संभाल रही हो। जैसे जैसे वह करीब आती गई, उसकी खुशबू हवा में घुलने लगी। यह खुशबू किसी दुर्लभ फूल जैसी थी, लेकिन उसमें एक मीठी, सिर चढ़ जाने वाली गंध भी थी जो धीरे धीरे दिमाग को सुन्न करती जा रही थी। अजय को लगा जैसे उसके आसपास की दुनिया गायब हो रही हो। न जंगल की आवाजें, न मणिकुंड की लहरें, बस उस अप्सरा की उपस्थिति। जब वह कुछ ही कदम की दूरी पर रह गई, उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसकी उंगलियां लंबी और पतली थीं, नाखून मोती जैसे चमक रहे थे। अजय का मन कह रहा था कि वह उस हाथ को थाम ले, लेकिन किताब में पढ़ी चेतावनी भी उसके दिमाग के एक कोने में धुंधली सी गूंज रही थी। पहले स्पर्श में ही बंधन बन जाता है, और एक बार बंधन बन गया तो उससे मुक्ति नहीं। अप्सरा की मुस्कान और चौड़ी हो गई। उसकी आवाज एक बार फिर गूंजी, इस बार स्पष्ट और मधुर, लेकिन इतनी गहरी कि जैसे सीधा कान से होकर रीढ़ की हड्डी में उतर रही हो। तुम जो चाहो मैं दे सकती हूं, लेकिन बदले में तुम्हें भी कुछ देना होगा। अजय की सांस अटक गई। उसके मन में सवाल भी थे और लालच भी। वह यह समझ रहा था कि यह प्रस्ताव सिर्फ वरदान नहीं, बल्कि सौदा है, और हर सौदे की कीमत होती है। लेकिन उस क्षण, उस रूप, उस आवाज और उस गंध में बंधा हुआ उसकी सोच पर जैसे किसी और का अधिकार हो चुका था। मणिकुंड का पानी अब पूरी तरह स्थिर था, और उसकी सतह पर सिर्फ एक ही तस्वीर थी, अजय और उसके सामने खड़ी वह अप्सरा। मानो यह जगह और यह क्षण अनंत काल तक ऐसे ही ठहरा रहेगा, अगर वह बस हाँ कह दे। मणिकुंड के सामने खड़ी वह अप्सरा अपने फैले हुए हाथ के साथ स्थिर खड़ी थी, और अजय का मन उसकी ओर खिंचता जा रहा था। उसकी सांसें तेज हो रही थीं, आंखें गहरी नींद जैसी आधी खुली हुईं। उसी समय कहीं दूर से एक बहुत धीमी लेकिन स्पष्ट आवाज ने उस मंत्र मुग्ध सन्नाटे को तोड़ दिया। यह आवाज अजय के कानों में सीधी नहीं, बल्कि उसके सिर के भीतर विचारों के बीच उतर रही थी। उसका हाथ मत पकड़, वरना तेरा नाम भी इस जंगल की कहानी में जुड़ जाएगा। यह आवाज जानी पहचानी थी। अजय ने तुरंत पहचान लिया, यह उसी बूढ़े ओंझा की थी जिससे वह 1 हफ्ते पहले मिला था। अचानक उस मुलाकात की सारी बातें याद आने लगीं। वह बरसाती दोपहर थी। अजय एक संकरी पगडंडी से होकर गांव के एक छोर पर स्थित ओंझा की झोंपड़ी तक गया था। झोंपड़ी बाहर से साधारण थी, लेकिन उसके चारों ओर नींबू मिर्च की लड़ियां, लाल कपड़े के टुकड़े और राख के गोले टंगे थे, जैसे कोई अदृश्य दीवार हो। अजय ने भीतर कदम रखा तो एक तेज धुएं और जड़ी बूटियों की गंध ने उसकी नाक भर दी। अंदर अंधेरा था, सिर्फ एक कोने में दिया जल रहा था।
जिसकी लौ बहुत स्थिर थी, इतनी स्थिर कि जैसे हवा वहां पहुंचती ही न हो। ओझा की आंखें पतली और तेज थीं और उनके चेहरे पर झुर्रियां किसी पुराने नक्शे की लकीरों जैसी गहरी थीं। उन्होंने अजय को देखते ही कहा था, तू किसी ख्वाहिश के पीछे है और उसका रास्ता तूने गलत चुना है। अजय ने चौंक कर पूछा था कि उन्हें कैसे पता, लेकिन उन्होंने सिर्फ हल्की सी मुस्कान दी और कहा, जिसे जंगल बुलाता है उसका चेहरा मैं पहली नजर में पहचान लेता हूं। उस दिन ओझा ने उसे लंबी चेतावनी दी थी। उन्होंने बताया था कि मणिकुंड सिर्फ पानी का तालाब नहीं, बल्कि एक ऐसा द्वार है जो कई लोगों को जोड़ता है। यहां सदियों पहले एक श्रापित साधक ने अप्सरा को बांधने की कोशिश की थी, लेकिन असफल रहा। मरने से पहले उसने मंत्र और साधना की विधि पत्थरों पर उकेर दी ताकि कोई और उसकी अधूरी इच्छा पूरी कर सके। मगर हर बार जब किसी ने यह साधना की, उसे सौंदर्य मिला, शक्ति मिली, लेकिन उसकी आत्मा का मूल्य चुकाकर। ओझा ने कहा था, अप्सरा का पहला रूप ही सबसे घातक है, वही सबसे सुंदर है, वही सबसे मीठा बोलती है ताकि तेरे भीतर का भय सो जाए और लालच जागे। लेकिन दूसरा रूप, उसे देखना तेरे बस का नहीं। अजय ने उस समय हंसकर यह चेतावनी टाल दी थी, यह सोचकर कि यह बूढ़े की अंधविश्वासी बातें हैं। लेकिन अब मणिकुंड के किनारे वह आवाज उसके कानों में हथौड़े की तरह गूंज रही थी। जंगल में अचानक हल्की सरसराहट हुई, जैसे कोई अदृश्य कदम धीरे धीरे पत्तों पर पड़ रहे हों। अप्सरा ने क्षण भर के लिए अजय से नजर हटाकर अंधेरे की ओर देखा और उसकी मुस्कान में हल्की सी खींच उभर आई। उसके माथे पर बारीक पानी की बूंदें जमने लगीं, लेकिन इस बार वे मोती जैसे नहीं, बल्कि चांदी सी ठंडी थीं, जो उसकी त्वचा से नीचे बहते बहते धुएं में बदल रही थीं। अजय ने अपने भीतर एक अजीब द्वंद्व महसूस किया। एक ओर वह हाथ जो उसे खींच रहा था और दूसरी ओर वह अदृश्य शक्ति जो उसे रोक रही थी। ओझा की आवाज और भी गहरी और भारी हो गई। अगर तूने ये हाथ थाम लिया तो तू अपने नाम, अपने घर, अपने शरीर से परे चला जाएगा। तेरी हड्डियां भी तेरी नहीं रहेंगी। घोल दी हो। नीली हरी रोशनी उसमें दबने लगी और चारों तरफ का माहौल जैसे दम घोंटने लगा। अप्सरा की आंखों का रंग अब सुनहरी से काला हो रहा था और उनकी गहराई में लाल बिंदु तैरने लगे थे, जो किसी भूखे शिकारी के दांतों जैसी चमक दे रहे थे। अजय ने एक पल के लिए अपनी नजरें उसके चेहरे से हटाईं और पानी में देखी, लेकिन वहां अब उसका खुद का प्रतिबिंब नहीं था। उसकी जगह एक कंकाल जैसा चेहरा उसे घूर रहा था, जिसकी खाली आंखों से वही लाल बिंदु चमक रहे थे। ओझा की आखिरी चेतावनी उसके भीतर गूंज उठी। हर वरदान एक अभिशाप के साथ आता है। सोच, तेरी इच्छा की कीमत क्या है और क्या तू उसे चुका सकता है? अजय की सांसें तेज और अनियंत्रित हो चुकी थीं। वह एक अजीब सी खामोशी में घिरा हुआ था, जैसे जंगल, हवा, कीड़े मकोड़े सब किसी अदृश्य डर के आगे झुककर चुप हो गए हों। मणिकुंड का पानी अब हल्के लाल से गहरा होकर खून जैसा गाढ़ा हो चुका था और उसकी सतह पर धीमे धीमे बुलबुले उठ रहे थे। अप्सरा अब भी उसके सामने खड़ी थी, लेकिन उसकी चमकदार मोहक मुस्कान गायब थी। उसकी जगह उसके चेहरे पर एक ऐसा भाव था जो न पूरी तरह गुस्सा था, न पूरी तरह भूख, बल्कि कुछ ऐसा जो इंसानी समझ से परे था। उसके बाल, जो पहले रात के अंधेरे की तरह लहराते थे, अब भारी होकर उसके चेहरे के इर्द गिर्द चिपकने लगे। उनमें से पानी की बूंदें नहीं, बल्कि पतली लाल धाराएं टपक रही थीं, जो नीचे गिरते ही धुएं में बदल जाती थीं। उसकी आंखों का सुनहरा रंग पूरी तरह लुप्त हो चुका था। अब वे गहरे अतल काले थे और उनकी गहराई में दो लाल सुलगते बिंदु ऐसे चमक रहे थे जैसे राख के नीचे छिपे अंगारे। इन आंखों में देखने का मतलब था अपनी आत्मा को किसी ठंडे अंधे कुएं में फेंक देना, जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं। उसकी त्वचा की वह चांदनी जैसी चमक अब गायब थी। उसकी जगह एक हल्की धूसरता और महीन दरारें उभर आई थीं, मानो किसी पुराने सूखे मिट्टी के बर्तन की सतह हो। उन दरारों के भीतर कुछ हिलता सा था, जैसे कोई कीड़ा या सांप उसकी त्वचा के नीचे रेंग रहा हो। उसकी नाक की जगह अब सिर्फ दो लंबी गहरी छायाएं थीं,
जो हर सांस के साथ फैलती और सिमटती थीं, और उनमें से एक सड़ी हुई गंध उठ रही थी जो अजय के फेफड़ों को जलाने लगी। उसकी मुस्कान अब विकृत हो चुकी थी। होंठ पीछे खिंचकर इतने लंबे हो गए थे कि उसके गाल फटते हुए प्रतीत हो रहे थे, और भीतर से नुकीले लंबे दांत नजर आ रहे थे, इतने लंबे कि वे होंठों से बाहर निकलकर हवा में ठंडी चमक दे रहे थे। उसकी जीभ पतली और दोमुंही थी, जो बार बार बाहर आकर होठों को चाट रही थी, मानो वह अजय को सिर्फ आंखों से नहीं बल्कि स्वाद से भी निगलना चाहती हो। अजय के चारों ओर हवा भारी हो चुकी थी। उसे लगा जैसे उसके पैरों में किसी ने अदृश्य जंजीरें डाल दी हों। वह भागना चाहता था, चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसका गला जैसे जाम हो गया था। अप्सरा का शरीर अब हल्का हल्का कांप रहा था और उसके पैरों के पास पानी में लहरें उठ रही थीं, लेकिन ये लहरें बाहर की ओर नहीं बल्कि भीतर की ओर खींच रही थीं, जैसे मणिकुंड का पानी किसी अदृश्य भंवर में समा रहा हो। फिर उसने एक आवाज निकाली। यह आवाज कोई गीत, कोई शब्द या मंत्र नहीं थी, बल्कि किसी गहरी गुफा से उठती हुई ऐसी चीख थी जिसमें दर्द, भूख और पागलपन मिला हुआ था। यह आवाज इतनी तीखी थी कि अजय को लगा उसके कान के पर्दे फट जाएंगे। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और उसके माथे से पसीने की मोटी बूंदें टपकने लगीं। अप्सरा आगे बढ़ी और उसका हर कदम ऐसा था जैसे जमीन के नीचे कुछ भारी गिर रहा हो। उसके चारों ओर का पानी अब पूरी तरह काला हो चुका था और उसमें से पतले पतले हाथ जैसे निकलकर उसकी टांगों से लिपटने की कोशिश कर रहे थे। उसकी उंगलियों के नाखून अब मोती जैसे नहीं बल्कि लंबे मुड़े हुए पंजे बन चुके थे, जिनके सिरे से काला तरल टपक रहा था। अजय ने अपने भीतर ओंझा की आवाज फिर से सुनी। यही है उसका असली चेहरा। पहला रूप सिर्फ जाल था। अगर अब तूने हिम्मत नहीं दिखाई तो यह तुझे उसी पानी में खींच ले जाएगी जहां और भी कई पड़े हैं जो कभी लौट नहीं पाए। अप्सरा ने अपना चेहरा झुकाकर अजय की आंखों में सीधा देखा और उसके होंठों से फुसफुसाहट निकली। अब देख तेरी इच्छा की असली कीमत। अजय के पैरों के चारों ओर लिपटी काली लताएं अब और कसने लगी थीं। वह उन्हें तोड़ने की कोशिश करता तो वे तुरंत और सख्त हो जाती, जैसे किसी लोहे की जंजीर को आग में तपाकर कस दिया हो। उसकी सांसें फटने लगीं। दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे छाती से बाहर निकलना चाहता हो। अप्सरा अब पूरी तरह अपने दूसरे रूप में थी। उसके चेहरे का भयावह भाव, उसकी लाल चमकती आंखें और नुकीले पंजे अजय के बिल्कुल पास थे। उसने धीरे धीरे अपना हाथ बढ़ाया और अजय के सीने पर रखा। यह स्पर्श ठंडा नहीं बल्कि ऐसा था जैसे किसी ने उसके शरीर के भीतर से गर्मी खींचना शुरू कर दी हो। तभी पानी से एक जोरदार खिंचाव हुआ और अजय का संतुलन बिगड़ गया। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसका मुंह खुला एक अदृश्य ताकत ने उसकी आवाज निगल ली। अगले ही पल वह पानी में जा गिरा। मणिकुंड का पानी बाहर से तो छोटा सा लगता था, लेकिन भीतर वह अंतहीन था। जैसे ही वह डूबा उसने महसूस किया कि यह पानी असल में पानी नहीं बल्कि किसी ठंडी चिपचिपी परत जैसा है जो उसके पूरे शरीर को लपेट रही है और उसकी त्वचा में घुसने की कोशिश कर रही है। अजय नीचे गिरता जा रहा था, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसे कोई तल नहीं मिल रहा था। चारों ओर बस अंधेरा था और कभी कभी दूर कहीं हल्की सी नीली या लाल रोशनी टिमटिमाती थी जो देखते ही गायब हो जाती। उसके कानों में एक गूंज भर गई। वह अप्सरा की नहीं थी बल्कि दर्जनों, शायद सैकड़ों आवाजों का मिश्रण थी। कुछ आवाजें मदद मांग रही थीं, कुछ पागलपन में हंस रही थीं और कुछ बस बुदबुदा रही थीं, जैसे किसी अनजान भाषा में मंत्र बोल रही हों। अचानक अजय के सामने धुंध से बनी आकृतियां उभरने लगीं। ये आकृतियां इंसानों जैसी थीं, लेकिन उनके चेहरे विकृत थे। कुछ के होंठ सिल दिए गए थे, कुछ की आंखें खोखली थीं और कुछ के गले से पानी के बुलबुले फूट रहे थे। उन्होंने अजय की ओर हाथ बढ़ाए, लेकिन वह यह समझ नहीं पा रहा था कि वे उसे बचाना चाहती हैं या खींचकर और गहराई में ले जाना। जैसे जैसे वह नीचे उतर रहा था, पानी का रंग बदल रहा था। ऊपर की काली परत अब गहरी बैंगनी में बदल चुकी थी और नीचे की ओर जाते जाते वह खून सा लाल हो रहा था। इस लाल परत में पहुंचते ही अजय को महसूस हुआ कि उसका शरीर भारी हो गया है, जैसे हर हड्डी पर पत्थर लाद दिए गए हों। उसकी सांस पूरी तरह रुक चुकी थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि वह मर नहीं रहा था, बल्कि उसे ऐसा लग रहा था
कि यह जगह उसकी आत्मा को धीरे धीरे चूस रही है और उसकी जगह कोई और चीज भर रही है। नीचे गहराई में एक विशाल दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजा लोहे का नहीं बल्कि हड्डियों और पुराने जली हुई लकड़ियों का बना था। उसके ऊपर दर्जनों खोपड़ियां टंगी थीं, जिनकी आंखों के गड्ढों से लाल रोशनी टपक रही थी। दरवाजे पर वही मंत्र खुदे थे जो अजय ने पहले जंगल के पत्थरों पर देखे थे, लेकिन यहाँ ये मंत्र अंधेरी लिपियों में चमक रहे थे, मानो वे जिंदा हों और अजय को देख रहे हों। दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा और भीतर से एक ठंडी हवा निकली, जो हवा नहीं बल्कि किसी मरे हुए समुद्र की सड़ी हुई सांस जैसी थी। अप्सरा अब अजय के पीछे थी, लेकिन इस रूप में वह और भी भयानक थी। उसके पंख जैसे फटे हुए परों से बने थे, जिनमें से खून की बूंदें टपक रही थीं, और उसकी आंखों में अब लाल की जगह एक अंधेरा घूम रहा था, जैसे किसी तूफान के बीच खड़ा हो। उसने अजय के कान में फुसफुसाया, तेरी इच्छा अब पूरी होगी, लेकिन तू लौट नहीं पाएगा। दरवाजे के पार अजय को एक और दुनिया नजर आई। जमीन काली थी, आसमान लाल, और हवा में हजारों आत्माओं की चीखें तैर रही थीं। वहां दूर एक काले सिंहासन पर कुछ बैठा था, इतना विशाल और भयानक कि अजय का दिल उसके नाम की कल्पना भर से कांप गया। और तभी उसने महसूस किया कि वह अदृश्य ताकत उसे धीरे धीरे उस दरवाजे के पार खींच रही है। अजय का शरीर अब पूरी तरह उस अदृश्य खिंचाव के अधीन था। मणिकुंड की गहराई में खुला वह हड्डियों और राख से बना दरवाजा, जिसके पार एक अजनबी दुनिया सांस ले रही थी, उसे धीरे धीरे अपने भीतर बुला रहा था। दरवाजा इतना विशाल था कि वह अपनी ऊंचाई में पहाड़ सा प्रतीत होता, और जैसे जैसे वह खुलता, भीतर से उठती ठंडी लहरें अजय की हड्डियों को जमा देती। लेकिन यह ठंड सामान्य नहीं थी, यह वह ठंड थी जो सीधे आत्मा को चीरकर भीतर उतर जाती है। दरवाजे के उस पार की जमीन देखने में सूखी थी, लेकिन उस पर चलने से पहले ही अजय ने महसूस किया कि वहां की धूल चिपचिपी है, जैसे किसी ने उसे खून और राख के मिश्रण से गूंथा हो। उसके पैरों के नीचे की जमीन हल्की हल्की धड़क रही थी, मानो वह जीवित हो और उसके कदमों को महसूस कर रही हो। आसमान पूरी तरह लाल था, लेकिन यह लाल रंग सूरज की रोशनी से नहीं बल्कि किसी विशाल अदृश्य आग से आ रहा था, जो हवा में तैरते धुएं को चमकदार बना रहा था। दूर दूर तक बिजली जैसी रेखाएं आसमान में चमकती, लेकिन उनमें आवाज नहीं होती, सिर्फ एक चुप्पी जो किसी तूफान के फटने से पहले की खामोशी से भी डरावनी थी। अजय के चारों ओर अंतहीन मैदान था, जिसमें जगह जगह हड्डियों के पहाड़ खड़े थे। इन हड्डियों में इंसानों की, जानवरों की और कुछ ऐसी आकृतियों की खोपड़ियां थीं जो उसने पहले कभी नहीं देखी। उनकी आंखें बड़ी और खोखली, दांत लंबे और मुड़े हुए, और सिर अजीब तरह से चौड़े। हड्डियों के इन ढेरों के बीच बीच में बड़े बड़े खंभे गड़े थे, जिन पर गहरे काले कपड़े लिपटे थे। उन कपड़ों से हल्की सी फुसफुसाहट आती, जैसे कोई वहां से गुजरते को देख रहा हो और उसका नाम धीमे से दोहरा रहा हो। दूर इस लाल आसमान के नीचे एक काला सिंहासन खड़ा था। यह सिंहासन पत्थर का नहीं बल्कि गहरे काले धातु और हड्डियों के मेल से बना था। इसकी बाहरी परत पर दर्जनों चेहरे उभरे हुए थे, कुछ चीखते हुए, कुछ रोते हुए और कुछ पागलपन में हंसते हुए। ये चेहरे स्थिर नहीं थे, वे धीरे धीरे हिलते, होंठ हिलाकर कुछ कहते, लेकिन कोई आवाज नहीं निकलती। सिंहासन के चारों ओर एक काले धुएं की दीवार थी, जो भीतर बैठे आकृति को पूरी तरह छुपाए रखती थी। अप्सरा अब अपने असली रूप में अजय को आगे धकेल रही थी। उसके पंखों से गिरती खून की बूंदें जमीन पर पड़ते ही धुएं में बदल जाती, और उस धुएं से कभी कभी छोटे छोटे हाथ निकलकर अजय के टखनों को पकड़ने की कोशिश करते। हर कदम पर अजय को लगता जैसे वह किसी दलदल में डूब रहा हो, लेकिन उसके पैरों के नीचे जमीन ठोस बनी रहती। जैसे ही वह सिंहासन के करीब पहुंचा, हवा और भारी हो गई। यह भार किसी दबाव का नहीं था, बल्कि किसी अदृश्य निगाह का था, जैसे कोई उसके मन की हर सोच, हर डर, हर कमजोरी को देख रहा हो और उससे खेल रहा हो। अप्सरा ने उसे रुकने का इशारा किया। वह खुद सिंहासन के आगे झुक गई और कुछ ऐसे शब्द बोले जो किसी भी इंसानी भाषा में नहीं थे। शब्द नहीं बल्कि गुर्राहट और फुसफुसाहट का एक अजीब मिश्रण, जिसे सुनते ही अजय के कानों में दर्द होने लगा। तभी
सिंहासन के चारों ओर का धुआं हिलने लगा और धीरे धीरे भीतर बैठा आकार साफ होने लगा। वह इंसानी नहीं था, लेकिन उसमें इंसान जैसी कुछ बनावट थी। उसका शरीर असंभव रूप से लंबा था। उसकी पीठ पर कई धारदार हड्डी जैसे उभार थे जो कांटों की तरह बाहर निकले थे। उसका चेहरा पूरी तरह छाया में था, लेकिन उसकी आंखें दो जलते हुए गड्ढों जैसी थीं, जिनसे निकलती रोशनी इतनी तेज थी कि अजय चाहकर भी उनमें ज्यादा देर नहीं देख सका। उसकी सांसें गहरी और भारी थीं और हर सांस के साथ जमीन थोड़ी कांपती थी। उसने धीरे धीरे अपना हाथ बढ़ाया। यह हाथ इंसान के हाथ जैसा था, लेकिन लंबा और पतला, जिसकी उंगलियां इतनी लंबी थीं कि वे किसी छोटे सांप जैसी लगती। हर उंगली के सिरे पर काले मुड़े हुए पंजे थे, जिनसे हल्की सी भाप उठ रही थी। उसने अजय की ओर इशारा किया और जैसे ही उसकी नजर अजय से मिली, अजय की रीढ़ में एक ठंडी लहर दौड़ गई। फिर उसकी आवाज आई। यह आवाज न तेज थी न धीमी, लेकिन इतनी गहरी कि अजय को लगा यह सीधे उसके दिमाग के भीतर गूंज रही है। तू आया है अपनी इच्छा के लिए, लेकिन हर इच्छा एक सौदे की मांग करती है। अजय ने बोलने की कोशिश की, लेकिन उसके होंठ जैसे किसी अदृश्य धागे से बंधे थे। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था, यह कौन है? और तभी अप्सरा ने धीमे से कहा, यह मणिकुंड का स्वामी है और तेरी किस्मत अब इसके हाथ में है। स्वामी ने अपनी आंखें अजय की आंखों में गड़ा दी और आगे कहा, तुझे वह मिलेगा जो तू चाहता है, लेकिन बदले में तुझे वह देना होगा जो सबसे कीमती है। जमीन पर खोपड़ियों की फुसफुसाहट तेज हो गई। दूर लाल आसमान में बिजली चमकी और हवा में वह सड़ी हुई गंध और गहरी हो गई। अजय को लगा कि वह यहां एक पल और रहा तो उसका दिमाग पिघल जाएगा, लेकिन उसकी किस्मत अब उसके हाथ में नहीं थी। सिंहासन के स्वामी की जलती हुई आंखें अजय को भेद रही थीं। यह कोई साधारण दृष्टि नहीं थी, यह ऐसी नजर थी जो अजय की पूरी जिंदगी, उसके हर रहस्य, हर पाप और हर छुपी हुई कमजोरी को नंगा कर देती। अजय का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसके शरीर पर मानो किसी अदृश्य बर्फीली जंजीर ने कब्जा कर लिया हो। वह न हिल पा रहा था, न बोल पा रहा था, बस अपनी ही धड़कनों की गूंज सुन रहा था, जो इस नर्क जैसे संसार में भी बहुत तेज लग रही थी। स्वामी ने फिर से कहा, तेरी इच्छा तुझे मिलेगी, लेकिन बदले में तेरा सबसे कीमती हिस्सा मेरे पास रहेगा। अजय के दिमाग में सवाल उठने लगे। सबसे कीमती हिस्सा? क्या उसकी जान, उसकी आत्मा, या कोई और चीज जो वह समझ भी नहीं पा रहा था? अप्सरा ने उसके कान में फुसफुसाया, आवाज में एक अजीब सी मिठास और जहरीली ठंडक। सोच मत, बस हाँ कह दे, वरना तू कभी लौट नहीं पाएगा। अजय को अचानक वह रात याद आई जब उसने अप्सरा साधना शुरू की थी। उसका मकसद, उसकी महत्वाकांक्षा, वह लालच जिससे वह इस खतरनाक राह पर चला था। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक तस्वीर थी, वह भव्य जीवन जो उसने अपने सपनों में देखा था। और इसी ख्याल के साथ उसने धीरे धीरे सिर हिला दिया। जैसे ही उसने हामी भरी, सिंहासन के स्वामी ने अपना लंबा पतला हाथ उठाया और हवा में कुछ आकृतियां खींची। ये आकृतियां आग जैसी चमक रही थीं, लेकिन उनका रंग काला था। हर आकृति के साथ जमीन पर कंपन होने लगा और चारों तरफ की हवा भारी होती गई। अचानक अजय के सीने में जलन हुई, जैसे कोई तेज धार वाला पंजा उसकी आत्मा को पकड़कर खींच रहा हो। वह दर्द में चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज गायब थी। उसके सामने उसकी ही परछाई आकार लेने लगी, लेकिन यह परछाई उसकी सटीक प्रतिकृति नहीं थी। यह अजय का वह हिस्सा था जिसमें उसका साहस, उसकी खुशियां और उसकी मानवता बसी थी। वह परछाई धीरे धीरे स्वामी की ओर बढ़ी और जैसे ही स्वामी के हाथ ने उसे छुआ, वह काले धुएं में बदलकर सिंहासन में समा गई। अजय जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर अब हल्का था, लेकिन यह हल्कापन राहत का नहीं बल्कि खोखलेपन का था। उसकी आंखें अब पहले जैसी नहीं रहीं, उनमें एक अजीब खाली सी चमक थी। अप्सरा मुस्कुराई, लेकिन वह मुस्कान इंसानी नहीं थी। उसमें जीत, क्रूरता और किसी गहरे रहस्य की ठंडक थी। स्वामी ने कहा, अब जा, तेरा रास्ता मणिकुंड के उस पार है। अजय उठा, लेकिन उसके कदम अपने आप चल रहे थे। वह दरवाजे की ओर बढ़ा और जैसे ही उसने पार किया, सब कुछ धुंधला हो गया। अगले ही पल वह उसी मणिकुंड के किनारे था
जहां से सब शुरू हुआ था। लेकिन अब सुबह का उजाला उसके लिए वैसा नहीं था। सूरज फीका लग रहा था, पक्षियों की चहचहाहट जैसे किसी दूर के गड्ढे से आ रही हो। गांव लौटने पर लोगों ने अजय को देखा, लेकिन पहचान नहीं पाए। उसका चेहरा वही था, पर उसकी आंखों में इंसान की गर्माहट नहीं, बल्कि एक ठंडी गहरी अंधेरी चमक थी। वह बोलता तो उसकी आवाज में एक हल्की सी गूंज सुनाई देती, जैसे कोई और उसके भीतर से बोल रहा हो। उसकी इच्छाएं पूरी होने लगीं। धन, वैभव, ताकत, सब कुछ उसे मिलने लगा। लेकिन इसके साथ ही उसके आसपास के लोग एक एक कर गायब होने लगे। कुछ बीमार पड़ गए, कुछ पागल हो गए और कुछ ऐसे लापता हुए कि उनका नाम तक मिट गया। अजय जानता था कि यह सब उस सौदे की कीमत है, लेकिन अब उसके पास लौटने का कोई रास्ता नहीं था। रात को जब वह अकेला होता तो उसे अपने कमरे के कोनों से धीमी धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती, वही आवाजें जो उसने मणिकुंड की गहराई में सुनी थीं। कभी कभी वह दर्पण में खुद को देखता तो अपने पीछे अप्सरा की छाया और सिंहासन के स्वामी की जलती आंखें देख पाता। अजय अब सिर्फ एक इंसान नहीं था, वह मणिकुंड के स्वामी का दूत बन चुका था और उसकी आत्मा हमेशा के लिए खो चुकी थी। तो दोस्तों, यही थी आज की कहानी, एक युवक की जो अपनी इच्छाओं के पीछे भागते भागते उस अंधेरे में उतर गया जहां से लौटना संभव नहीं था। उसने सब पा लिया, लेकिन अपने सबसे कीमती हिस्से को हमेशा के लिए खो दिया। याद रखिए, हर चमक सोना नहीं होती और हर इच्छा पूरी करने वाला हाथ मदद नहीं, सौदा करता है। शायद अगली बार जब आप किसी सुनसान जगह से गुजरें और आपको कहीं से धीमी धीमी फुसफुसाहट सुनाई दे तो पलटकर मत देखिएगा। हो सकता है वो अजय हो या फिर सिंहासन का स्वामी आपका नाम ले रहा हो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल खतरनाक पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।